नमस्कार। जयपुर में पीएफआई मॉड्यूल पर एक बड़ा खुलासा हुआ। एनआईए ने तफ्तीश के बाद चार्जशीट में कुछ खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि योगशाला की आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जकरात के नाम पर पैसे वसूले जा रहे थे, जिनसे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे थे। राजधानी के पीएफआई मॉड्यूल में पकड़े गए 5 आरोपियों में से एक मोहम्मद आसिफ के मोबाइल से एक फाइल बरामद हुई। इस फाइल का नाम tilecache.i_embedded_469 था। इस फाइल में लिखा था फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, नौजवानों को सेहतमंद रखने के लिए पीएफपी के तहत योग, मार्शल आर्ट, गेम, संगीत प्रोग्राम और अखाड़े प्रोग्राम। इसके अलावा भी कई एनजीओ और संस्थानों की ओर से कई तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे। पीएफआई से जुड़े मेंबर्स को अपने ही शहर में कैंप चलाने की हिदायत दी गई, लेकिन योगशाला और अखाड़ों की आड़ में, इन ट्रेनिंग कैंप की आड़ में नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके अलावा फोन से कई और फोटो और वीडियोस बरामद हुए, जिसमें महिलाओं को भी एयरगन पकड़े देखा जा सकता है। बैकग्राउंड में पीएफआई का झंडा, आजादी महोत्सव का पोस्टर देखा जा सकता है। पीएफआई की पाठशाला में नौजवानों को भड़काऊ वीडियो दिखाकर भारत में 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने पर जोर दिया गया। इसके लिए खुद की जान भी अगर देनी पड़े तो दे दी जाए, ऐसी तैयारी यहां पर करवाई जा रही है। अब यह विषय बहुत सेंसिटिव है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ अजय कुमार जैन साहब जुड़ेंगे, एडवोकेट हैं हाईकोर्ट के। राजेंद्र त्यागी साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व एडिशनल एसपी हैं। और हमारे 2 संवाददाता भी हमारे साथ हैं जो देंगे अपडेट इस पूरे मामले पर। मुकेश सिंह और हमारे संवाददाता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, और सोमू आनंद होंगे राजधानी जयपुर से। सबसे पहले शुरुआत चर्चा की करेंगे मुकेश सिंह से। मुकेश, इस विषय पर इंट्रोडक्टरी कॉमेंट के तौर पर जरा विस्तार से आप समझाएं, क्या कुछ सामने आया, क्या तफ्तीश हुई, क्या खुलासे हुए? देखिए, एनआईए ने एक राजस्थान का जो पीएफआई का मॉड्यूल है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, उसको पकड़ा था। कुल 5 लोग गिरफ्तार किए थे और इन 5 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे। इसके साथ में जो मोहम्मद आसिफ, इनमें से एक आरोपी है, उसका जो मोबाइल बरामद किया गया, उस मोबाइल से एक फ़ाइल मिली और उस फाइल में बहुत सारे चौंकाने वाले सबूत मिली। उसमें जानकारी ये मिली कि जो पीएफआई है वो लगातार योग के नाम पर जो है राजस्थान के अलग अलग शहरों में उसने बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो खोले हुए थे, और वहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसमें कुल्हाड़ी है, भाला है, तलवार है, चाकू है और दूसरे हथियार हैं, वो चलाने की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही थी। इसके साथ ही ये भी बात सामने आई है कि लगातार ये लोग राजस्थान के अलग अलग शहरों में इस तरह से जो ट्रेनिंग कैंप है वो चला रहे थे और बड़े पैमाने पर युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे। युवाओं से ये कहा जा रहा था कि 2047 तक भारत को मुस्लिम देश बनाना है, मुस्लिम कंट्री बनाना है, ये कहा जा रहा था, मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, और इस तरह से उनको मोटिवेट किया जा रहा था और लगातार उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। एनआईए ने इसी मामले में जयपुर में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान एनआईए को बहुत सारे वेपन्स बरामद हुए और इन तमाम वेपन्स को जांच के लिए भेजा गया है। जो मोबाइल से बहुत सारे वीडियोज़ और तस्वीरें बरामद हुई, उनमें बहुत सारी महिलाएँ हाथों में हथियार लेकर खड़ी हुई हैं, जिसमें कुल्हाड़ी है या दूसरे वेपन्स हैं, उनको लेकर खड़ी हुई हैं। और उसमें यह भी कहा गया है कि किस तरह से हिंदुओं से मुकाबला करना है, ये बात भी उसमें सामने आई है। एक अहम बात इसमें यह है कि करीब 3 करोड़ रुपए इस मॉड्यूल को जो है एक फंडिंग के तौर पर आया, और इस पूरे पैसे का प्रयोग जो है वो अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए किया गया। इस तरह राजस्थान में हज़ारों युवाओं ने ट्रेनिंग ली और उनको मोटिवेट किया गया कि वो किस तरह से हिंदुओं से मुकाबला करें और 2047 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसको लेकर भी ये बात भी सामने आई। तो एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रही है। इसके पीछे कौन लोग हैं, जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है वो कौन लोग हैं, इस पूरा जो फंडिंग हुई है उसका पूरा सोर्स क्या है, उसकी भी जांच चल रही है। और इस तरह से लगातार जो एनआईए है वो जांच कर रही है। और हाल ही में एनआईए ने इस पूरे मामले में कोर्ट में एक चार्जशीट पेश की है और इस चार्जशीट में ये बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें ये अहम जानकारियाँ, ये अहम खुलासे इस चार्जशीट में हुए हैं। तो एनआईए और बाकी एजेंसियाँ भी लगातार इस पूरे मामले की जाँच कर रही हैं और इसके जो लिंकेज हैं, जो सोर्स ऑफ फंडिंग है या जो सिंडिकेट के मास्टरमाइंड हैं या जो ट्रेनिंग लेने वाले लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है।
तो मुकेश ने बताया पूरा विस्तार से, देखिए क्या कुछ घटा है और क्या उसकी बारीकियां हैं, क्या समझ में आई है बात अब तक उन्होंने बताई। दिल्ली में भी इसकी पूरी गूंज है, लेकिन घटना जयपुर से उजागर हुई है। सोमू वहाँ मौजूद हैं। सोमू, राजस्थान प्रदेश के अंदर और राजधानी के अंदर जब भजनलाल सरकार है, एक ऐसी पार्टी की सरकार जो कि राष्ट्रवादी मुद्दों पर बहुत प्रबल तरीके से अपना दावा ठोकती है, और उस सरकार के कार्यकाल के दौरान इस तरह की चीज़ें जब सामने आई हैं, तो क्या कुछ रिएक्शन सरकार की तरफ से भी आ रहे हैं? प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ इन तमाम चीज़ों को अब देख रहा है, और क्या कार्रवाइयाँ आगे प्रदेश प्रशासन के स्तर पर देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है और ये चार्जशीट भी कुछ महीने पुरानी है, जो अभी हमारे हाथ में है और जिसके हवाले से ये सारे खुलासे हुए हैं। देखिए, पीएफआई के पूरे मॉड्यूल को 2022 के आसपास एनआईए ने बस्ट किया और उस वक्त पे जयपुर में भी, और जयपुर के साथ साथ बारा में, कोटा में, टोंक में, सवाई माधोपुर में, इन जगहों पर जहां पर पीएफआई का पेनिट्रेशन ज़्यादा था, वहां पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स होने की आशंकाएं थी। और खासतौर पे कोटा और बारा के इलाके में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जो उस वक्त पे थे पीएफआई के, वो कोटा से आते थे और कोटा में इसका खूब काम था। और इसलिए जब ईडी ने सबसे पहले कार्रवाइयां शुरू की, एनआईए ने अलग अलग समय पर जांच की, इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पीएफआई ने किया था और वह भी कोटा में किया था। तो इसलिए समझा जा सकता है कि किस प्रकार का नेटवर्क वो डेवलप करना चाहते थे। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि राजस्थान में ये नेटवर्क जो है पीएफआई का, वो पूरी तरह से 2022 के बाद से, जब उस पर बैन भी लगा और यूएपीए की गतिविधियों के तहत, तो उसके बाद से ये नेटवर्क जो है वो काम करना बंद कर चुका है यहाँ पर। हालांकि इस चार्जशीट में ये दावा किया गया है कि एसडीपीआई जो है उससे इसके लिंकेज हैं और इसके गाहे बगाहे इसके बारे में लगातार बात भी होते रहती है। तो एसडीपीआई अभी भी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय है। हालांकि एसडीपीआई के जो सदस्य हैं उनका ये दावा है कि वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं और इसी के तहत अपना काम करते हैं। लेकिन कई दफ़े ये देखा है कि अलग अलग एजेंसियों ने इस ओर इशारा किया है कि साफ तौर पर पीएफआई और एसडीपीआई जो है वो लिंक्ड हैं। बिल्कुल, और यही कहा भी जाता है कि पीएफआई को वही जो पॉलिटिकल विंग बना हुआ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहीं से ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं, सारा जो एक्शन है, ये जारी है। और राजेंद्र त्यागी साहब, जब आपके सामने ये खबर आई और आपने पढ़ा कि ऐसा कुछ हो रहा है, घट रहा है, और खुफिया तरीके से, गुपचुप तरीके से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्या रिएक्शन था आपका और अब किस ढंग से आप देख रहे हैं एनआईए की कार्रवाई को? राहुल जी, एनआईए ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। देखिए, ये पीएफआई का उद्देश्य तो ये है कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों की रक्षा करना, मगर ये अपने इस उद्देश्य से बिल्कुल भटक गए हैं और अब इनका उद्देश्य बिल्कुल आतंकवादी घटनाएं करना और आतंकवाद के नाम पे इस तरीके के कैंप चालू करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, और इस तरह की जब ये कार्रवाई कर रहे हैं तो इनको कोई हक नहीं कि ये इस तरह की ट्रेनिंग करा सकें या आतंकवादी संगठन या आतंकवादी घटनाएं करें। और यहाँ हिंदू मुस्लिम जो जगह है जहाँ पर ये हिंदुओं को या हिंदू धार्मिक संगठन के खिलाफ कार्रवाई करें, लोगों को भड़काएं। अधिकतर तो जो इनकी वो रह रही है, वो एसओपी ये रह रही है कि लोगों को भड़का रहे हैं और ये पैसों का लालच, जो मुस्लिम वर्ग हैं उनमें पैसों का लालच दे रहे हैं, जकरात करके, दान से, एनजीओ से लेके पैसा इकट्ठा करके लोगों में पैसा बांट रहे हैं और उनको ऐसे अवैधानिक कार्य करने के लिए उकसा रहे हैं। जैसा कि अब आप कह रहे हैं, योग के लिए बता रहे हैं, योग शिक्षा के नाम पे लोगों को हथियार चलाना सिखा रहे हैं, हथियारियों की जानकारी दे रहे हैं, कैसे हथियार मारना है, कैसे हथियार को कहाँ मारना है, इस तरह की ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। एनआईए बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है। एनआईए ने ये देखिए एक ऑपरेशन मिडनाइट चलाया, उस मिडनाइट में करीब 100 जगह इन्होंने 100 से ज्यादा ठिकानों पे कार्रवाई की और काफी लोगों को गिरफ्तार किया, चार्जशीट पेश की और इसी चार्जशीट पे इनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि इनकी जमानत भी नहीं ली जाए। अब इतने गंभीर अपराध कर रहे हैं, ये आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और इससे कोई आईबी, पुलिस या हमारी एनआईए इनके ऊपर लगातार निगरानी रख रही है और लगातार कार्रवाई कर रही है। ये नहीं कि ये बन जाए और इनके खिलाफ यूएपीए में कार्रवाई की जा रही है। संगीन से संगीन
जो धाराएं वो लगा के करें जिससे इनकी जमानत भी ना हो, और आगे से लोगों को भी ये मालूम पड़े कि इस तरह की ये कार्रवाई ना करें, और लोगों में जागरूकता भी पैदा करनी पड़ेगी। मेरा तो मानना है पुलिस को या ये जो इन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको इस चीज में लोगों पे, मुस्लिम वर्ग में थोड़ी जागृति लानी पड़ेगी, और ऐसी ही जो गतिविधियां कर रहे हैं उनके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी, और उनसे जो समझदार लोग हैं उनको इससे थोड़ा ये रखना पड़ेगा कि भाई इससे अलग रहें, हम आतंकवादी गतिविधि या कुछ भी गलत कार्य में आपके साथ नहीं है। तभी ये माना जाएगा कि ये संगठन देश या उन मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आतंकवादी घटना करेंगे तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और सख्त से सख्त, जब आप बताइए इनकी गिरफ्तारी पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि जमानत तक नहीं होगी। मद्रास में एक वकील साहब इसमें एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, उनकी जमानत भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की थी, जबकि उनको हाई कोर्ट से जमानत मिली है। ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि ये एनआईए की कार्रवाई बिल्कुल सही है, और चार्जशीट में हर चीज को खुलासा किया गया है, जिससे इन जो अपराधी हैं और ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कठोर सजा इनके मिलनी चाहिए। ठीक है, न्यायालय से। ठीक है। मुकेश सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनको मैं फ्री करूंगा। एक सवाल और ले लेते हैं उनसे, जरा जान लेते हैं कि आगे अब एनआईए की तरफ से किस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा। कोर्ट में मामला जाएगा मुकेश, तो उसके बाद अब एनआईए की जो चार्जशीट है उसमें क्या कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो मजबूत आधार बनेंगे इस केस को और आगे बढ़ाने के लिए? चार्जशीट काफ़ी महत्वपूर्ण जो है एक सबूत होता है, और चूंकि एनआईए ने चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है, इसमें एक और ख़ास बात यह है कि जो एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट में ये कहा है कि जकरात के नाम पर ये सारे जो कैंप हैं वो लगाए जा रहे थे, जकरात के नाम पर जो फंडिंग है वो की जा रही थी, करीब 3 करोड़ की फंडिंग की गई, और ये सारा पैसा जो है वो अलग अलग राजस्थान के शहरों में जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको चलाने के लिए किया गया। सबसे अहम बात यह है कि जो पीएफआई है उसको गृह मंत्रालय पहले ही बैन कर चुका है, और इसके तमाम जो नेता हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो स्थानीय नेता बचे हुए हैं वो लगातार एक्टिव हैं, और जो पीएफआई का राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसके जो तमाम लोग हैं वो लगातार एक्टिव हैं, और एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक जो एसडीपीआई है उसके तमाम लोग इन कैंपों में लगातार एक्टिव थे, वो युवाओं को ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, और इस तरह से लगातार एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था जो कि लगातार युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा था। तो जकरात के नाम पर ये पूरी फंडिंग की गई, और एक तरह से जकरात के नाम पर जो योगा कैंप हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए, और उन योगा कैंप में हथियारों की ट्रेनिंग दी गई, ये एनआईए ने खुलासा किया है। सबसे अहम बात ये है कि एनआईए के अलावा जो देश की मल्टीपल एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, वो भी लगातार पीएफआई को लेकर जांच कर रही है, और जांच के दौरान ये बात निकलकर सामने आई है कि जो पीएफआई है उसका उद्देश्य ये है कि 2047 तक भारत मुस्लिम राष्ट्र बने, इसको लेकर लगातार पीएफआई काम कर रही है, और इसीलिए तमाम एजेंसियों ने पीएफआई के दफ्तरों में छापेमारी की है, वहाँ से बड़े पैमाने पर दस्तावेज बरामद हुए हैं। लेकिन जो राजस्थान का मॉड्यूल है इसमें एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पूरे राजस्थान में इस तरह की जो ट्रेनिंग कैंप हैं जहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग दी गई, वो सारे कैंप ऑर्गेनाइज किए गए, और 5 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, जिसमें मोहम्मद आसिफ के मोबाइल से ये काफ़ी अहम सबूत मिले हैं जो ट्रेनिंग कैंप के बारे में हैं। उन ट्रेनिंग कैंप की तस्वीरें हैं, उनके वीडियोज़ हैं, जिसमें महिलाएँ अपने हाथों में हथियार लेकर खड़ी हुई हैं। ठीक है मुकेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुकेश सिंह दिल्ली से जुड़ रहे थे हमारे साथ। मुकेश के बाद मैं अजय कुमार जैन साहब आपके पास आऊंगा, बस एक सवाल सोमू से जरा और ले लेते हैं। सोमू, इसमें तमाम जो लोग जिनका जिक्र है कि जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, ये इसमें ज़्यादातर, सुबह जब मेरी मुकेश से बात हो रही थी उन्होंने बताया भी कि भाई इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं राजस्थान के ही थे, क्योंकि हिदायत यही थी कि जो मेंबर जहाँ का है, जिस शहर का, वहीं पर ट्रेनिंग स्कूल खोले। तो इसमें ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ, मैक्सिमम लड़के राजस्थान से ही हैं। ऐसे में राजस्थान का जो ये वर्ग है इसके ऊपर आतंकियों की इस तरह की निगाह प्रदेश के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी बुरे संकेत है, और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये जो लड़के लड़कियां वहां पर ट्रेनिंग ले रहे थे वो इसका हिस्सा थे, बल्कि एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह भी बताया है कि एक जो डायरी बरामद हुई है उस डायरी में कई ऐसे प्रभावशाली लोगों के नाम, नंबर और उनकी जानकारियां डिटेल दर्ज है
जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग जगहों पर खास तौर पे न्यायपालिका में उनको मदद पहुंचाने के लिए और कार्यपालिका में उनको मदद पहुंचाने के लिए काम करते थे। तो ये नेटवर्क सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि कई प्रभावशाली लोग जो कि समाज के अलग अलग हिस्से में आते हैं और उनकी भी संलिप्तता किस प्रकार की है, यह भी एनआईए ने दर्ज करने की इस पूरे मामले में कोशिश की है। साथ ही साथ क्योंकि जो कोटा का इलाका है, कोटा और बाड़ा का इलाका, वहाँ पर ये ट्रेनिंग कैंप्स और टोंक में भी कई दफ़े ये ट्रेनिंग कैंप्स जो है वो अक्सर देखे गए हैं और इसलिए ये मामला काफ़ी गंभीर है कि अगर संगठन को बैन भी किया गया है, यूएपीए एक्ट के तहत संगठन पर बैन लगाया गया है, उसके साथ साथ जो पूरी फंडिंग है उसकी ट्रेल की जांच ईडी कर रहा है, एनआईए की भी एंट्री है। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों को अब तक ट्रेनिंग मिली, उनकी एक्टिविटीज़ आने वाले दिनों में किस प्रकार की होगी, इस पर भी नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अजय कुमार जैन साहब हमारे साथ हैं, हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं आप। अजय कुमार जैन साहब, इस तरह की गतिविधियों में किस तरीके से कोर्ट का रुख रहता है, क्या कुछ कानूनी कार्रवाई बनती है, ज़रा आप उस पर रोशनी डालें। और यूएपीए का कानून एक सख्त कानून बनाया गया है जिसमें एविडेंस के बारे में भी पुलिस को बहुत ज़्यादा छूट दी गई है। ये जो चार्जशीट फाइल की गई है, चार्जशीट अपने आप में कोई सबूत नहीं होती, बल्कि जितना भी आपने एविडेंस इकट्ठे किए गए उसकी समरी मात्र होती है और जो चार्जशीट में लिखा है उसको सारी चीज़ों को अपनी एविडेंस से साबित करना पड़ता है। अगर एनआईए की जहां तक चार्जशीट की बात देते हैं, एनआईए की जब भी चार्जशीट आती है तब भी इतना ही तरीके से शोर मचाया जाता है कि इतना बड़ा स्कैंडल हमने खोल लिया, इतनी बड़ी बात हमने कर ली, परंतु कोर्ट्स के अंदर एनआईए की जो परफॉर्मेंस है वो कम से कम राजस्थान में अच्छी नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड है, जिसकी जांच एनआईए को दी गई और एनआईए ने कितनी देरी उसमें की और उसके बाद एनआईए के पास केस जाने के बाद अब तक एक भी आदमी को सजा नहीं हुई है, बल्कि कई मुलजिम तो उसमें बेल पर छूट गए और उसमें भी इतनी ही गंभीरता के साथ आरोप लगाए गए थे कि इनके इंटरनेशनल कनेक्शन है, बाहर से इसकी ट्रेनिंग थी, पूरा प्लान्ड अफेयर था। पर कहीं ना कहीं इसका मतलब एविडेंस में कलेक्ट करने में एनआईए इतनी गंभीरता नहीं दिखा पाती है। जो मामला खोला गया है अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है, देश के लिए और समाज के लिए बड़ा खतरनाक मामला है। धर्म के नाम पर अगर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को राष्ट्र एक धर्म के नाम पर बदलने की कोशिश की जाए तो गलत है। पहले पंजाब में ये हुआ था खालिस्तान के नाम पर और अब ये भी हो रहा है। इसके अलावा किसी भी धर्म के नाम से, चाहे वो मुस्लिम धर्म के नाम पे हो, हिंदू धर्म के नाम पे हो, सिख धर्म के नाम पर अगर थियोरेटिक स्टेट बनाने की कोशिश कोई भी की जाए तो उनको सभी के साथ गंभीरता से निपटना चाहिए। पर अब प्रश्न ये आता है कि इसमें कई बातें हैं कि 2011 से लेकर 2022 तक का जो मनी ट्रेल बताया गया है वो कुल 2,89,00,000 का बताया गया। इतना बड़ा अगर ये स्कैंडल है तो क्या इतना छोटा सा ट्रेल हो सकता है? तो निश्चित रूप से कई कमियां है। सबसे बड़ी बात, जब अदालत के अंदर मामला जाएगा तो वहां इमोशंस का मामला नहीं चलता, वहां आपको सॉलिड ठोस एविडेंस देनी पड़ेगी। और मैं निश्चित कहना चाहूंगा, मेरा व्यक्तिगत रूप से भी ये मानना है और ये साबित भी हुआ है कि स्थानीय पुलिस, स्पेशली हमारी राजस्थान पुलिस, ज्यादा बेहतर तरीके से साक्ष्य स्थापित करती है और ज्यादा बेहतर तरीके से केस को लड़ती है और ज्यादा बेहतर तरीके से सजा करवाती है, बशर्ते एनआईए जैसी एजेंसी, क्योंकि ये एनआईए भी नई नई एजेंसी बनी है। इसका एक उदाहरण उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड में हम देख चुके हैं। तो आगे की बात जो जरूरी है कि एनआईए ने जिस तरीके से चार्जशीट बनाई है उसमें एविडेंस को भी खोले और उस केस को कोर्ट में मजबूती से साबित करे और जल्दी ट्रायल करे। अगर यही सजा होने में 10 साल लग जाएंगे तो इस केस में या इतने बड़े स्कैंडल की जरूरत क्या रहेगी। अगर जल्दी से जल्दी ट्रायल कराकर जल्दी से जल्दी एविडेंस पेश कर इन लोगों को सजा दिलाया जाए तो इसका डिटरेंट इफेक्ट जाएगा। भविष्य में अगर कोई लोग इनकी तरफ गलती से अट्रैक्ट हो जाते तो वो अपने आप रुक जाएंगे। नहीं अजय कुमार जैन साहब, आपने कहा कि चार्जशीट जो है वो अपने आप में कोई पुख्ता कोई सबूत तो है नहीं, केवल एक आउटलाइन है कि किस तरीके से केस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से बना, क्या कुछ उसमें बारीकियां हैं, ये कोर्ट के सामने रखा जाता है। तो फिर सर जब एनआईए अपनी बात कोर्ट में रखेगी तो फिर जो आधार वो पेश करेगी और उसका क्या प्रोसेस रहेगा और उसे किस टर्म के थ्रू में उसको नापा जाता है? जो भी बातें एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लिखी है उन सबको साबित करने के लिए उनको कोर्ट में एविडेंस पेश करनी पड़ेगी, चाहे वो ओरल एविडेंस हो, चाहे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, चाहे वैज्ञानिक जांच से उन्होंने अभी जो पता लग रहा है कि अभी तक तो वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट ही नहीं आई। वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट, चूंकि यहाँ पर आपने
जो यानी कुछ तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स को अपना आधार बनाया है, उन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स की फॉरेंसिक जांच सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उन सबको साबित करना कि इस डायरी में जो एंट्रीज हैं वो सही है, इस टेलीफोन में जो रिकॉर्ड पाया गया है वो आतंकवाद से कनेक्टेड है, ये कोर्ट के अंदर एनआईए को साबित करना पड़ेगा। इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है और न ही किसी छेड़छाड़ होने की गुंजाइश है, क्योंकि अभी तक एनआईए का जितना भी केस है कि वो जो 5 मुलजिम पकड़ में आए हैं उन्होंने जो कुछ कहा है और जो उनके पास जो दस्तावेज, तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मिले हैं वो उनको कोर्ट के अंदर साबित करना, क्योंकि हिंदुस्तान की न्यायपालिका या जो हमारा वेस्टमिनिस्टर मॉडल है वो यही कहता है कि हर आदमी निर्दोष है जब तक कि उसे दोषी साबित नहीं कर दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा जरूरी ये चीज है कि एनआईए इस बात पर ज्यादा ध्यान दे कि वो पुख्ता एविडेंस पेश करे, जल्दी से जल्दी अपनी ट्रायल पूरी करवाए और जल्दी से जल्दी सजा दिलवाए। अगर देरी होती जाएगी तो केस का प्रभाव भी कम हो जाएगा और उसमें समाज पे पड़ने वाला प्रभाव भी कम। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि जिस गंभीरता के साथ शुरुआत में केस बनता हुआ दिखाई देता है, फिर वो कहीं ना कहीं उसमें जो ढिलाई है वो फिर बड़ी भारी पड़ सकती है। एक बार मैं आऊँगा राजेंद्र त्यागी जी आपके पास। दरअसल बीच में कोटा में 2022 में पीएफआई ने एक बड़ी रैली निकाली थी, तब अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कई सवाल उठे थे। रैली के लिए परमिशन क्यों और कैसे दी गई, खासकर जब कई राज्य पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। खुफिया विभाग में काम कर चुके अधिकारी महिंद्र सिंह बताते हैं कि पीएफआई समाज सेवा से लोगों को जोड़ता था, फिर उन्हें रेडिकल इस्लाम की तरफ ले जाता था, जो आतंकवाद की जड़ है। कोटा, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर में बड़े पैमाने पर पीएफआई के सक्रिय होने की जानकारी मिली है। खुफिया तंत्र मानता है कि जब सिमी पर प्रतिबंध लगा तो उसने पीएफआई का रूप ले लिया। जयपुर में कट्टरवाद अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। इस पर वरिष्ठ खुफिया अधिकारी रहे महिंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ये पहले जो इनका संगठन था सिमी का, उसमें उसके बाद से उस पर बैन लगने के बाद से इन्होंने ये पीएफआई संगठन चालू हुआ था और ये साउथ से शुरू हुआ था। इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में भी है और फिर ये पूरे इंडिया में फैला। राजस्थान में भी अलग अलग जगह पे इनके ऑफिसेज थे और ये मुस्लिम्स की समस्याओं के उसके लिए कार्य करते रहे हैं। ये संगठन एक तरीके से कट्टरवादी संगठन रहा है और इसके मुस्लिम्स के समस्याओं के समाधान के साथ साथ ये अंदर ही अंदर ये कट्टरवादी सोच के साथ में काम करता था। और जैसे भी इनका टारगेट था कि 2047 तक ये पूरा इनको इस्लामिक राष्ट्र बनाना था, उसके लिए ये अंदर ही अंदर काम कर रहे थे। जो भी यहाँ पे मस्जिदें और ये थी, इनमें यूपी से और वहाँ के जो मदरसों से यहाँ से पढ़े हुए मौलवी वगैरह ये आके और यहाँ पे मस्जिदों में इमामत करने लग गए धीरे धीरे। वो जो यहाँ पे इन्होंने यहाँ के लोगों को फिर थोड़ा सोच को उनको कट्टरवादी करना चालू कर दिया। उसके अलावा मजदूरी के लिए और बिजनेस के लिए, और ये जयपुर बहुत सेफ़ और अच्छा माना जाता था, तो यूपी साइड से यहाँ से बहुत से लोग आए जो यहाँ पे धीरे धीरे बस गए। उन्होंने फिर ये सारा कट्टरवाद और ये यहाँ पे जयपुर में करना चालू कर दिया। तो राजेंद्र त्यागी साहब, सिमी के बाद रूप ले लिया गया पीएफआई का, पीएफआई पर भी बैन है। उसके बाद अब इस तरह के योग वर्कशॉप की आड़ में ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये बड़ी बात है कि एनआईए इस तक पहुंच गई है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए राहुल जी, आगे तो ये जो पकड़े गए हैं इनके खिलाफ तो जैसा अजय जैन साहब ने बताया कि बिल्कुल कोर्ट में होगा। मेरा तो मानना है स्पेशल पीपी नियुक्त किए जाएं, बिल्कुल इनको इनके जो खिलाफ जो कार्रवाई की जाए, जैसा वकील साहब ने फरमाया है कि इनकी जो अब जो एविडेंस है, एविडेंस को लाके उनको पूरा अच्छी तरह डिटेल बता के उनकी गवाही कराई जाए। अदरवाइज क्या होता है कि सही कह रहे हैं साहब, वकील साहब ने सही फरमाया कि जब कोर्ट में एक केस चले जाता है तो जो एनआईए के अधिकारी या पुलिस के जो अधिकारी हैं वो एक जिम्मेदारी पीपी साहब के पास छोड़ देते हैं। और ये चार्जशीट कोई 2-4 पन्नों की नहीं होती, हजारों पन्नों की चार्जशीट होती है।
इस चार्जशीट के हर पन्ने पे हर गवाह को अच्छा, इसमें क्या राजे उसने अच्छा, कहा है। इसमें त्यागी साहब, इसमें जो लोकल पुलिस है उसका सपोर्ट लेती है एनआईए इस तरह के केसेस में, या बिल्कुल, अलग रखती है? बिल्कुल। नहीं, एनआईए तो लोकल पुलिस का सपोर्ट तो लेती है। एक्चुअल में एनआईए के अंदर भी आज की तारीख में जो एनआईए जब गठन हुआ इसके बाद भी यहाँ सब डेपुटेशन में अधिकारी आ रहे हैं। एनआईए की कोई अभी तक डायरेक्ट कोई ऐसी मेरे को लगता है कोई भर्ती तो हुई नहीं है। ये सब सिविल पुलिस से या अदर जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सीबीआई वगैरह, इनमें से ही डेपुटेशन में ये पुलिस अधिकारी है। कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी हैं, मुझे ज्ञान है कि कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी एनआईए ज्वाइन किए हुए हैं और वो कार्रवाई तो करते हैं, मगर वही बात है कि लगातार जो कार्रवाई की जा रही है उसको कोर्ट में किस तरीके से पेश किया जा रहा है, वही सबसे बड़ी बात है। और रही लोकल पुलिस की, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की, इनकी गिरफ्तारी की, उसमें तो लोकल पुलिस का पूरा सहयोग रहता है। ठीक है, और ठीक मेरा है, तो मानना है कि ठीक है, लोकल पुलिस के जी, सोर्स ही वो आपको कुछ निकाल के देते हैं। ठीक बात है, बिना सही बात है, NIA सही तो बात है। जब कोई घटना हो लोकल जाती है पुलिस उसके का बाद सोर्स तो कार्रवाई बहुत करते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अजय कुमार जैन साहब, एक वाइंड अप कमेंट आपका, फिर मेरे पे समय खत्म हो रहा है, वाइंड अप करेंगे फिर। देखिए, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है और सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात ये कि एक तो यानी जल्दी से जल्दी ट्रायल कराने के लिए इसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। दूसरा, इनको जैसा कि अभी त्यागी जी ने बताया, स्पेशल पीपी और साथ में कोर्ट ऑफिसर यानी केस ऑफिसर नियुक्त करने चाहिए, जो जल्दी से जल्दी इस केस को लंबा करने की बजाय ठीक जल्दी है, से जल्दी इसको पूरा कराने की कोशिश करें ताकि इसका रिजल्ट आ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय कुमार जैन साहब आपका, राजेंद्र त्यागी साहब आपका शुक्रिया। हमारे दोनों संवाददाता जुड़े थे, मुकेश सिंगर और सोमू आनंद, दिल्ली और जयपुर से, बहुत शुक्रिया उनका भी। तो ये चार्जशीट तो फाइल कर दी है एनआईए ने, अब आगे देखते हैं किस तरीके से इसमें पूरी प्रक्रिया चलेगी। उम्मीद की जा रही है कि जितनी तेजी के साथ अब ये केस सामने आया है, उतनी तेजी से अब इसमें फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी और नई अपडेट्स कुछ सामने आएंगी। नजर रखेंगे हम तमाम अपडेटों पर, कवरेज रहेगी जारी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।